everyone. Today our topic is utility analysis and indifference curve analysis. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ डिमांड के बारे में और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. आज हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी एनालिसिस और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो इनसे पहले हम देख लेते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है. जब कोई भी एक इंडिविजुअल एज अ कंज्यूमर वो कोई भी डिसीज़न लेता है तो उसके डिसीज़न में वो गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में जो भी एक्ट करता है, गुड्स और सर्विसेज को लेने से पहले, जैसे कंज्यूमर कोई भी डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट की, इसका टेस्ट क्या है, उसका नेचर क्या है, और वो उससे पहले कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है डिमांड करने से पहले, तो वो सब कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है. यानी कि कंज्यूमर जब कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करता है वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देता है, उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, उसको बोलते हैं हम कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, जैसे अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जितना उसका एक्चुअल प्राइस है उससे कुछ ज़्यादा देने के लिए भी तैयार है, तो उसके एक्चुअल प्राइस के ओवर जो ज़्यादा अमाउंट है वो जो कंज्यूमर देने को तैयार है उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस. उसके बाद आता है यूटिलिटी. यूटिलिटी क्या होता है, जब कोई भी कंज्यूमर कोई गुड्स की कंजम्पशन करता है तो उस कंजम्पशन के बाद उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. यानी कि वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. यानी कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद एक कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी. और यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं यूटिल्स में. उसके बाद है फीचर ऑफ यूटिलिटी. यानी कि यूटिलिटी की क्या फ़ीचर हैं. इसमें सबसे पहले है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव. यानी कि यूटिलिटी सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है. यानी किसी पर्सन के लिए कोई प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन का सोर्स हो सकता है, लेकिन वही प्रोडक्ट किसी दूसरे पर्सन के लिए ऐसा हो सकता है कि उससे उसको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती. सेकंड है यूटिलिटी इज़ रिलेटिव. रिलेटिव यानी कि रिलेटिव में भी यही है कि यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है. किसी एक पर्सन के लिए वो उस चीज़ की उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी मैटर करती है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जिसके लिए वो यूटिलिटी नहीं देती वो कोई प्रोडक्ट. जैसे एक ड्रंकर के लिए अगर वो ड्रिंक करता है तो उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है, यूटिलिटी मिलती है. लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो ड्रिंक नहीं करता तो उसको उससे कोई भी यूटिलिटी नहीं मिलेगी. थर्ड है यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूज़फुल. यानी कि ये कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कोई पर्सन कोई कंजम्पशन कर रहा है और उसको उससे यूटिलिटी मिल रही है यानी कि सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूज़फुल है वो जो सेटिस्फेक्शन है. अब जैसे ड्रंकर का ही एग्जांपल है, अगर वो ड्रिंक कर रहा है तो वो उसके लिए वो यूज़फुल नहीं है, वो उसको हार्म कर रही है, लेकिन उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो यूटिलिटी एसेंशियली यूज़फुल नहीं होती. उसके बाद है यूटिलिटी इज़ एथिकली न्यूट्रल. इसका मतलब होता है कि यूटिलिटी का एथिक्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. यानी कि हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी पर्सन को कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करने से अगर उसको यूटिलिटी मिल रही है तो वो एथिकल है या फिर वो उसके मोरल्स के अगेंस्ट है. मतलब यूटिलिटी का और मोरल का कोई लिंक नहीं होता. कई बार मोरालिटी के अगेंस्ट भी यूटिलिटी हो सकती है. उसके बाद है टाइप ऑफ यूटिलिटी. यूटिलिटी के हम जब यूटिलिटी देखते हैं तो इसके 3 टाइप देखते हैं. पहला है इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. इनिशियल यूटिलिटी क्या होती है, जैसे एक कंज्यूमर है अगर वो किसी गुड्स की कंजम्पशन कर रहा है तो जब वो गुड्स की कंजम्पशन करेगा तो फर्स्ट यूनिट से उसको जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी. इनिशियल मतलब जो उसको स्टार्टिंग में जो यूटिलिटी मिली है, जैसे उसने पहले एक पर्सन है, अगर एक कंज्यूमर है उसने एक चॉकलेट ली, अगर वो एक चॉकलेट खाता है तो उसको उस चॉकलेट से कितनी यूटिलिटी मिली, अगर स्टार्टिंग वाली से हम कितनी यूटिलिटी मिली ये देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी. सेकंड होता है टोटल यूटिलिटी. जैसे एक कंज्यूमर ने एक गुड्स कंज्यूम करी, उसके बाद उसने सेकंड कंज्यूम करी, फिर थर्ड, मान लो उसने 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर ली उसकी, तो वो 5 क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद उसको टोटल कितनी यूटिलिटी मिलती है. जैसे फर्स्ट से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, फिर उसने सेकंड कंज्यूम करी, सेकंड से उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो हम टोटल कर लेंगे सबका, तो उसका जो टोटल आएगा उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी. इसको हम बोलते हैं एग्रीगेट यूटिलिटी. जो उसने अब तक जितनी भी कंजम्पशन करी हैं, जितनी भी कमोडिटी कंज्यूम करी हैं, उनसे जो उसको यूटिलिटी मिली है. ओके, इसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी.
मार्जिनल होती है, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, यानी कि अगर हम मान लो एक कंज्यूमर है, उसने एक गुड्स कंज्यूम करी थी तो उसको हम बोलेंगे इनिशियल यूटिलिटी। उस फर्स्ट गुड्स से उसको जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल यूटिलिटी। उसके बाद अगर उसने सेकंड गुड्स कंज्यूम करी तो सेकंड कंज्यूम करने के बाद उसको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे एक कंज्यूमर ने पहले एक चॉकलेट खाई तो उसको उससे यूटिलिटी मिली 10, उसके बाद उसने सेकंड चॉकलेट खाई तो उसकी दोनों की मिला के 18 यूटिलिटी उसको मिली। तो जितनी इसमें ऐड हुई है, यानी कि एडिशन कितनी हुई है, 8 की एडिशन हुई है, तो इसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि उसको सेकंड गुड्स कंज्यूम करने के बाद उसको 8 यूटिलिटी मिली है, 8 यूटिल्स में यूटिलिटी मिली है। उसके बाद है टोटल यूटिलिटी। क्या है टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी का मतलब है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन जो एक कंज्यूमर को मिलती है जैसे जैसे वो कंज्यूम करता है गुड्स को। उसने पर्टिकुलर क्वांटिटी में कोई गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर ली तो वो टोटल कंजम्पशन से उसको जो यूटिलिटी मिली है उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी, यानी कि ओवरऑल उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिला है। टोटल यूटिलिटी अगर फंक्शन को हम डिनोट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, u इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3। इसका मतलब है कि अगर कोई कंज्यूमर है, उसने कोई x कमोडिटी कंज्यूम करी है, तो हम सपोज करते हैं उसने n क्वांटिटी कंज्यूम करी है x कमोडिटी की, तो हम बोलेंगे कि उसको x1 से कितनी यूटिलिटी मिली, फिर सेकंड गुड्स से, फिर थर्ड से और n गुड्स तक, मतलब जितनी टोटल उसने गुड्स कंज्यूम करी है उसको कितनी यूटिलिटी मिली है, इन सबको हम टोटल करते हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी आती है। जैसे हम डिनोट कर सकते हैं u1 प्लस mu2। ये u1 यानी कि इनिशियल यूटिलिटी जो फर्स्ट कंजम्पशन से उसको जो यूटिलिटी मिली थी, mu सेकंड यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, जब उसने सेकंड गुड्स की कंजम्पशन करी तो उसकी यूटिलिटी में कुछ ऐड हुआ, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद थर्ड गुड्स से उसको जितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है उसको हम प्लस कर देंगे तो हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। जब तक वो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है हम उतनी गुड्स को ऐड कर देंगे। जैसे अगर उसने 5 क्वांटिटी कंज्यूम करी है तो हमारा फॉर्मूला आएगा u1 प्लस mu2 mu3, फिर फोर्थ से उसको कितनी यूटिलिटी मिली और फिफ्थ से, यानी कि सबको जब टोटल कर देंगे तो आएगा टोटल यूटिलिटी। ओके, उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी हमने पहले जैसे बताया कि क्या होती है, जब कोई कंज्यूमर एक गुड्स कंज्यूम करा है उसके बाद उसने सेकंड गुड्स की कंजम्पशन करी तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से उसको जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या फिर एडिशनल यूटिलिटी। तो ये क्या बता रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी इज़ अ एडिड सेटिस्फैक्शन, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन उसका ऐड हुआ है एक मोर यूनिट कंज्यूम करने से। हम मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिफरेंस। जैसे किसी कंज्यूमर ने एक गुड कंज्यूम करी तो फर्स्ट गुड से उसको यूटिलिटी मिली, सपोज करते हैं 10 और सेकंड से उसको मिली है 8, तो हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी कितनी है। टोटल यूटिलिटी का डिफरेंस निकालेंगे। जैसे फर्स्ट से उसको 10 मिली और दोनों कंज्यूम करने से उसको मिली है 18, तो हम देखेंगे इनका डिफरेंस कितना है, तो 18 माइनस 10 करेंगे तो इनका डिफरेंस आएगा 8। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे कि क्वांटिटी में कितना डिफरेंस हुआ है। जैसे पहले उसने कंज्यूम करी थी एक गुड्स, उसके बाद उसने सेकंड और कर ली तो उसकी यानी कि 2 माइनस 1 हो गया 1, तो 8/1 मतलब उसको 8 होगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मतलब बेसिकली यही मीनिंग है कि जब वो एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो एक्स्ट्रा गुड कंज्यूम करने के बाद उसको कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही है। उसके बाद है टाइप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी के 3 टाइप हो सकते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे एक कंज्यूमर कोई एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है तो अगर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से उसको कुछ उसकी यूटिलिटी में कुछ एडिशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। और अगर उसकी जो टोटल यूटिलिटी है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा, जैसे उसने 4 यूनिट कंज्यूम करी थी तो उसको टोटल 20 यूटिलिटी मिली, और अगर उसने 5th यूनिट और भी कंज्यूम कर ली लेकिन उसकी टोटल यूटिलिटी अभी भी 20 ही है, तो हमने देखा कि इसमें कोई भी चेंज नहीं है, तो इसका मतलब जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 है। उसके बाद है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे हुई है, जैसे अगर किसी कंज्यूमर ने कोई
प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया और उसकी टोटल यूटिलिटी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से कम हो रही है, डिक्रीज़ हो गई, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें यही बता रखा कि पॉजिटिव में क्या होता है, जो टोटल यूटिलिटी है अगर उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, तो जीरो में क्या होता है, उसकी टोटल यूटिलिटी सेम रहती है, और नेगेटिव मतलब उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये यूटिलिटी का एक लॉ है। जैसे हमने देखा यूटिलिटी क्या होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, यानी कि एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को कितनी सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको हम यूटिलिटी में मेज़र करते हैं। तो ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या बोलता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक एडिशनल यूटिलिटी कंज्यूम करता जाता है, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। यानी कि फ़र्स्ट से उसको जितनी यूटिलिटी मिल रही थी, मान लो फर्स्ट से उसको 10 यूटिलिटी मिल रही थी, तो सेकंड से उसको उससे कम यूटिलिटी मिलेगी। अगर वो थर्ड पे जाएगा तो थर्ड पे और कम होएगी, यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम ए यूनिट ऑफ कमोडिटी डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स डिज़ायर फॉर कमोडिटी। यानी कि एक कंज्यूमर उस कमोडिटी की कितनी डिज़ायर कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। इसमें क्या होता है कि अगर कंज्यूमर कॉन्टीन्यूसली किसी एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता जाता है, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो डिक्रीज़ होती जाती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यानी कि वो डिक्रीज़ हो रही है मार्जिनल यूटिलिटी। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, अगर वो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है। उसके बाद कुछ अजम्पशन दे रखे हैं कि ये एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं जिनके बेस पे फिर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट अजम्पशन क्या है कि रैशनल कंज्यूमर, यानी हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, वो जो भी डिसीजन लेगा वो बिल्कुल सोच समझ के लेगा डिसीजन, ताकि उसको उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम बेनिफिट हो उसको, ऐसा डिसीजन वो लेगा। सेकंड है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी यूटिलिटी है उसका मेजरमेंट पॉसिबल है, यानी कि हम मेज़र कर सकते हैं कि हम एक कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने कोई एक गुड्स कंज्यूम करी, जैसे हमने एक चॉकलेट खाई, तो हम ये नहीं बता सकते कि हमें उससे कितनी यूटिलिटी मिली, 10 मिली, 8 मिली। ये बता सकते हैं कि हाँ सेटिस्फेक्शन मिला या नहीं मिला, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि भी उससे कितनी यूटिलिटी मिली है। तो यहाँ पे हम ये अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। थर्ड आता है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जैसे हमारे पास कुछ मनी है, अगर हमें और मनी मिल रहा है तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो कांस्टेंट है। अगर हमें और मनी मिल रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि डिक्रीज नहीं होगी। तो ये हम इसमें अजम्पशन लेके चलते हैं, क्योंकि बाकी गुड्स के केस में क्या होता है कि जब भी हमें कोई एक्स्ट्रा गुड्स मिलती है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम करें कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद है होमोजीनियस गुड्स, यानी कि जितने भी गुड्स एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा वो सारी होमोजीनियस है। ये नहीं है कि भाई उसने जो पहले यूनिट कंज्यूम करी उसका टेस्ट अलग था, फिर वो सेकंड कंज्यूम करा तो उसका टेस्ट अलग था, ऐसा नहीं है। जो भी गुड्स होंगी सारी वो होमोजीनियस है, यानी कि सब गुड्स एक जैसी हैं। उसके बाद है कॉन्टीन्यूटी। जैसे हम ये देख रहे हैं कि अगर कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको जो यूटिलिटी मिली है, तो यहाँ पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं हम कि जब वो एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेगा तो वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करा है। ये नहीं है कि वो उसने एक यूनिट अभी कंज्यूम कर ली फिर एक दिन के बाद उसने दूसरी यूनिट कंज्यूम करी, ऐसा नहीं है। वो जैसे एक यूनिट उसने कंज्यूम करी उसके जस्ट बाद ही वो सेकंड यूनिट को कंज्यूम करेगा, यानी कि वो कंटिन्यूसली कंज्यूम करेगा गुड्स को। ओके, उसके बाद है कैटेरियस पेरिबस। इसका क्या मतलब है कि जब हम यूटिलिटी को मेज़र कर रहे हैं तो हम बाकी अदर थिंग्स को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे कंज्यूमर का जो टेस्ट है, उसकी प्रेफरेंस है, हम ये अज्यूम करें कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे अगर हम उसकी यूटिलिटी को मेज़र करें, उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, फिर वो सेकंड यूनिट जब कंज्यूम करा है तो उसका टेस्ट वही है जो उसका पहले था, उसकी टेस्ट उसके प्रेफरेंस कभी भी चेंज नहीं होंगी।
ऐसे हम अजम्पशन लेके चलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। तो ये कुछ अजम्पशन थी, इनके बेस पे हम आगे लॉ को एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हम ये अज्यूम करें कि कंज्यूमर कमोडिटी एक्स को कंज्यूम कर रहा है, तो उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी, तो उसको इससे टोटल यूटिलिटी मिलती है देखो जैसे एक इंडिविजुअल है, उसने एक्स कमोडिटी को कंज्यूम करी, तो उसने पहले यूनिट ली, तो उसको टोटल यूटिलिटी मिली 30, तो यानी कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 30। उसके बाद जब उसने सेकंड कंज्यूम करी तो उसको यूटिलिटी मिलती है 50। तो सेकंड गुड्स कंज्यूम करने से उसको यूटिलिटी मिली 50। थर्ड अगर वो यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको यूटिलिटी मिलती है 60। उसके बाद उसने फोर्थ यूनिट कंज्यूम करी, वो मिली उसको 65। फिर फिफ्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मिली 60। उसके बाद सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम करी तो मिलती है उसको यूटिलिटी 45। तो अब हम इस टोटल यूटिलिटी के बेस पे हम ये देखेंगे कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कितनी आ रही है। तो इसमें ये थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जैसे देखो अगर उसने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी 30, तो उसकी एडिशनल कितना हुआ 30। अब अगर वो सेकंड गुड्स कंज्यूम करा तो पहले उसकी 30 यूटिलिटी थी, अब 30 से उसकी 50 होगी, तो 30 से 50 हुई, तो इसका मतलब 20 का डिफरेंस है उसके बीच में। जैसे पहले 30 थी, 30 से वो 50 होगी, यानी कि कितना डिफरेंस है 20 का। तो सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे उसको मिली है टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 20। फिर उसने 50 से वो 60 पे गया, तो यानी कि कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 50 में 60 10, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है 10। अब अगर हम फोर्थ यूनिट की बात करते हैं तो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है 65, तो यानी कि 60 में 5 ऐड होगी, तो वो उसकी होगी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद वो 60 से 65 से 60 गया, तो यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो गई 5 से, तो यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, उसके बाद और डिक्रीज़ हो गई 45 हो गई, यानी कि -15। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है तो वो एक टाइम तक तो डिक्रीज़ होती चली जाती है, और उसके बाद वो नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो एक बार तो इंक्रीज़ हुई, जब वो 30 से 65 तक आई, यहाँ तक वो इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो 60 के बाद गई तो फिर वो वहाँ से डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई। यानी कि हमारी टोटल यूटिलिटी एक लिमिट तक तो इंक्रीज़ होती है, उसके बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही थी तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी। उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है जब वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव चली जाएगी। ओके, उसके बाद ये चीज़ ग्राफ से शो कर रखी हमने। जैसे एक्स एक्सिस पे हमने ले रखी है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी हम यहाँ पे दोनों टाइप की लेंगे, एक टोटल यूटिलिटी भी और मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जैसे ये वाली जो कर्व है, ये वाली कर्व है हमारी टोटल यूटिलिटी की, और ये वाली कर्व है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी की। ये एक पॉइंट है जहाँ पे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, पॉइंट एम। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक यूनिट कंज्यूम करी किसी गुड्स की, क्वांटिटी है तो हमने एक यूनिट कंज्यूम करी, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है यहाँ, एक यूनिट से हमें 30 की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। उसके बाद अगर हम सेकंड यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ हो रही है, थर्ड पे वो और भी इंक्रीज़ हो रही है, यानी हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। एक एम पॉइंट तक वो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती है, यानी कि जब तक हमारी 4 तक क्वांटिटी पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है कि एक कंज्यूमर अगर जैसे उसने 4 तक यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई, अगर वो 4 के बाद भी अपनी कंजम्पशन को कंटिन्यूस करता है तो उसके बाद उसकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे यहाँ तक इंक्रीज़ हुई, फिर एम पॉइंट आ गया, ये सेचुरेशन पॉइंट था, यहाँ पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम है, उसके बाद यूटिलिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब टोटल यूटिलिटी जैसे पहले इंक्रीज़ हुई फिर डिक्रीज़ हुई, तो इसी के बेस पे मार्जिनल यूटिलिटी चलती है। जैसे फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे थी। अब जैसे जहाँ तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हुई है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी हमारी पॉजिटिव थी। जैसे ये अपने सैचुरेशन पर पहुंची और ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ,
मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होनी स्टार्ट होगी। जैसे अपने मार्जिनल यूटिलिटी के टाइप में भी पढ़ा था ना कि जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होती है। उसके बाद अगर टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होती चली जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डायग्राम यही शो कर रहा है। ओके, इसके बाद सेकंड आता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले हमने जो देखा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये किसने दिया था? गोसन ने दिया था। और सेकंड लॉ ये भी गोसन ने दिया है, तो उसको हम बोलते हैं गोसन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको हम बोलते हैं गोसन सेकंड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, जैसे ये लॉ क्या बताता है हमें? जैसे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा, उसमें क्या था कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक एक्स्ट्रा गुड्स को कंज्यूम करता जाता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये गोसन सेकंड लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि अगर कंज्यूमर किसी एक्स्ट्रा गुड्स की कंजम्पशन कर रहा है तो उसको जो यूटिलिटी मिलती है, इसमें हम दो प्रोडक्ट लेके चलते हैं तो उसको जो दोनों प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलती है वो सेम होती है। जो हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें हम एक प्रोडक्ट लेके चल रहे थे। जैसे कंज्यूमर एक गुड्स कंज्यूम कर रहा है, अगर वो एक चॉकलेट खा रहा है तो वो सेकंड टाइम भी चॉकलेट खाएगा, तो उसको जो यूटिलिटी मिलती थी वो डिक्रीज़ होती चली जाती थी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वो दो गुड्स लेके चल रहा है। जैसे कि एप्पल है और ऑरेंज है, वो एप्पल को कंज्यूम कर रहा है और साथ में वो ऑरेंज को कंज्यूम कर रहा है। तो इसमें हम ये बोलते हैं कि जैसे एक कंज्यूमर ने 5 एप्पल कंज्यूम करे और उसने उसी टाइम पे 4 ऑरेंज कंज्यूम करें, तो उसको 5 एप्पल से यानी 5th एप्पल से और 4th ऑरेंज से जो यूटिलिटी मिलती है वो इक्वल होती है। हम इसमें बोलते हैं कि जो दो प्रोडक्ट हैं उनसे जो लास्ट में जो कंज्यूमर को इक्वल जो यूटिलिटी मिलती है वो दोनों की इक्वल होती है। देखो ये क्या बताता है? रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन ऑफ 2 और मोर प्रोडक्ट, यानी कि या तो दो प्रोडक्ट लेंगे हम या हम मोर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। जैसे हम एप्पल और ऑरेंज ले रहे हैं तो इनसे क्या होएगा, जो कॉम्बिनेशन है वो कंजम्पशन का वो उनको जो कंज्यूमर को ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन देगा, यानी कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। जब वो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी तो कंज्यूमर वहीं पे अपनी कंजम्पशन को बंद कर देता है। और अगर वो कंटिन्यूस कंजम्पशन करता है तो फिर उसका जो यूटिलिटी होती है वो डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसमें हमें यही बताता है कि जब वो लास्ट यूनिट पे पहुंच जाता है तो उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो ऑप्टिमम होती है और उसको दोनों गुड्स से जो लास्ट में सेटिस्फैक्शन मिलती है वो दोनों की इक्वल होती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ और भी नाम है, जैसे लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन क्यों बोलते हैं? जैसे एक कंज्यूमर है वो पहले एप्पल कंज्यूम कर रहा है, फिर उसके बाद वो अगर वो ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है तो वो एक अपने गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है कि वो एप्पल की बजाय ऑरेंज ले रहा है। जैसे वो पहले 4 एप्पल ले रहा था और 1 ऑरेंज ले रहा था, अब अगर उसने अपने एक एप्पल को कम कर दिया कि भी उसने 4 की बजाय 3 एप्पल ले लिया और वो उसके बदले में ऑरेंज लेना चाहता है, तो वो अपने गुड्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है, अपने टेस्ट को वो सब्सटीट्यूट कर रहा है कंजम्पशन को। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन। सेकंड हमारा बोलते हैं हम इसको लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि इन दो कमोडिटी से या 2 और मोर कमोडिटी से जो कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम है, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है वो, इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। ये लॉ हमें क्या बताता है कि लॉ दिस लॉ एक्सप्लेन्स हाउ ए कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम ऑन वेरियस कमोडिटी टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम को उन वेरियस कमोडिटी पे इस तरीके से स्पेंड करता है कि उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम होएगी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम कैसे शो करते हैं? MUA डिवाइडेड बाय PA, यानी कि जैसे हम सपोज करें कि कंज्यूमर के पास दो गुड्स हैं, फर्स्ट है A गुड, सेकंड है B गुड, तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है A गुड्स की डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ A, यानी कि A कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय उसका प्राइस, वो किसके इक्वल होगा? जो सेकंड कमोडिटी है B की मार्जिनल यूटिलिटी और B का प्राइस। और अगर वो इससे 2 और मोर प्रोडक्ट यूज़ करता है तो हम उससे आगे चली जाती है, जैसे MUN, यानी कि वो N कमोडिटी यूज़ कर रहा है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है?
और डिवाइडेड बाय प्राइस जब वो n गुड्स को nth गुड्स को अगर वो कंज्यूम कर रहा है तो ये इक्वल होता है मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय प्राइस फर्स्ट गुड की, सेकंड गुड्स की, और फर्दर जितने भी गुड्स आएंगे ये सबकी इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, इसके बाद है कुछ अजम्पशन है इसके, जैसे हमने डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में देखा था कि उसकी कुछ अजम्पशन थी जिनके बेस पे वो लॉ एप्लीकेबल हो रहा था, ऐसे ही इसमें है कुछ अजम्पशन है। जैसे सबसे पहले यही है कि रैशनल कंज्यूमर, यानी कि हमारा कंज्यूमर जो है रैशनल है, वो हर डिसीजन सोच समझ के लेता है, इस तरीके से लेता है कि उसको उस डिसीजन से उसको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम होगी, और वो अपनी लिमिटेड इनकम का यूज़ करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेगा, और उसका जो डिसीजन होगा वो इफेक्टिव होगा और करेक्ट डिसीजन लेगा। सेकंड है यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज़ मेजरेबल। ये असम्पशन उसमें भी ली थी कि भाई हम जो यूटिलिटी है उसको मेज़र कर सकते हैं, जैसे हम हर कमोडिटी की जितने कंज्यूमर को यूटिलिटी मिल रही है वो उसको मेज़र कर सकते हैं। थर्ड कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये भी सेम है। फोर्थ है गिवन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसमें है कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो गिवन है, वो चेंज नहीं होगा। जैसे कंज्यूमर पहले एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा था, फिर उसी के अगर वो सेकंड यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसका प्राइस जो है सेम है, वो चेंज नहीं होगा, ना वो इंक्रीज़ हो रहा है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद है लिमिटेड इनकम ऑफ कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो लिमिटेड है, वो चेंज नहीं होगी, ना तो उसकी इनकम इंक्रीज़ होगी और ना वो डिक्रीज़ होगी। उसके बाद है बेस्ड ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो गोसन का सेकंड लॉ है ये उसके फर्स्ट लॉ के ऊपर ही बेस है। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था ये उसी के ऊपर बेस है और नया लॉ बनाया गया, तो इसलिए हम इसको ये भी बोलते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, यानी कि बोतल वही है बस वाइन को चेंज कर दिया, मतलब वाइन वही है लेकिन सिर्फ बोतल को चेंज कर दिया, यानी बस नाम चेंज करा है, बाकी लॉ ये सेम ही है। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें हम ले रहे हैं कि हमारे पास दो कमोडिटी हैं, एक एप्पल है सेकंड ऑरेंज है। तो ये पहले दे रखी है वो एप्पल की टोटल यूटिलिटी, और फिर टोटल यूटिलिटी के बेस में निकाल ली कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, और फिर दे रखी है ऑरेंज की, फिर ऑरेंज के बेस में निकालते हैं कि ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। देखो जैसे ये वाली क्या है, ये एप्पल की टोटल यूटिलिटी है, जैसे उसने फर्स्ट गुड्स को कंज्यूम करी तो उसको मिली टोटल यूटिलिटी 25, जब उसने सेकंड को कंज्यूम करा तो मिली 45, तो इसमें कितने का चेंज हुआ है 20 का, तो यानी कि सेकंड गुड्स कंज्यूम करने से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 20 है। ऐसे ही अगर वो नेक्स्ट थर्ड यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 18 की मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, मतलब 18 प्लस हो जाते हैं। तो ये जो अगर हम यहाँ तक देखें तो ये चीज़ हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ के आए हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर ही बेस है। ऐसे ही ऑरेंज की दे रखी है, ऑरेंज की पहले टोटल यूटिलिटी दे रखी है, फिर इसकी बेस पे निकाल लिया कि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी। इसमें हम यहाँ पे दो कमोडिटीज़ ले रहे हैं क्योंकि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हमें पहले ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि कोई कंज्यूमर जब गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो वो मोर देन टू गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो गुड्स ले ली एप्पल और ऑरेंज। और इसमें मेन क्या होता है कि जब कंज्यूमर अपनी लास्ट यूनिट कंज्यूम करेगा तो वहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और वो दोनों गुड्स से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो इक्वल होएगा। जैसे देखो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की 4 है, अब अगर ऑरेंज में देखें तो यहाँ पे है 4, तो यानी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा जब वो 6 यूनिट तो कंज्यूम करेगा एप्पल, और 5 यहाँ पे उसकी यूटिलिटी 4 है, यानी ये इसके इक्वल है ना, तो ये वाली यानी 5, जब वो 5 ऑरेंज कंज्यूम करेगा और 6 एप्पल, यानी कि अगर वो 6 एप्पल कंज्यूम करता है प्लस 5 ऑरेंज कंज्यूम करता है तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ ये सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इसलिए हमने देखो यहाँ पे इक्वल किया है कि जब ये क्या है मार्जिनल यूटिलिटी, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाती है दोनों की, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो जब ये इक्वल होगी तो कंज्यूमर को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो मैक्सिमम है। ओके, उसके बाद यही चीज़
हम डायग्राम से शो कर रखी है। जैसे ये एप्पल का है, ये एप्पल है हमारा, ये ऑरेंज है। ये एप्पल का डायग्राम है, ये ऑरेंज का, और ऊपर हमने ले रखी है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है। यहाँ पे एप्पल की और यहाँ पे ये ऑरेंज की है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज। देखो जैसे यहाँ पे जो A1 पॉइंट है और इसका जो A1 पॉइंट है, हमने पहले ये देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, यहाँ पे हमने ये 4 ले रखी है। देखो जैसे पीछे वाले हमने जो एग्जाम्पल लिया था, इसमें क्या था कि जब ये इसकी 6 यूनिट कंज्यूम कर रहा था तो उसको मैं यूटिलिटी मिल रही थी 4 की, और इसकी ऑरेंज की 5 कंज्यूम कर रहा था तो उसको मिल रही थी यूटिलिटी 4 की। तो वही हमने आगे इक्वल किया है कि जब वो यूनिट, यहाँ पे ये यूनिट ले रखी है, जब वो यूनिट कंज्यूम करता है, यहाँ पे जैसे वो A4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है यहाँ पे। अब हम इसको सेम ऐसे लेके जाएंगे कि ये डायग्राम जब इसकी मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल हो जाएगी, तो जैसे यहाँ पर इक्वल है तो हम यहाँ पे ये देखेंगे इसकी क्वांटिटी कितनी बन रही है। तो जैसे उसमें 6 थी एप्पल की और ऑरेंज की 5 थी, तो हम ऐसे निकालते हैं, या तो हम डायग्राम की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या फिर जो हमने पहले टेबल देखी थी टेबल की हेल्प से भी निकाल सकते हैं कि मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट आएगा जब कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। उसके बाद है कार्डिनल यूटिलिटी। अब यूटिलिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है कार्डिनल यूटिलिटी, सेकंड होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलती है कि जो भी किसी कंज्यूमर को किसी गुड्स की कंजम्पशन करने से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम एक नंबर में मेज़र कर सकते हैं। जैसे एक कंज्यूमर ने कोई गुड्स कंज्यूम करी तो वो बोल रहा है कि मुझे इस गुड्स को कंज्यूम करने से 10 यूटिलिटी मिली, फिर मैं सेकंड गुड्स कंज्यूम करी तो मुझे 8 यूटिलिटी मिली, तो यानी कि वो एक नंबर की फॉर्म में बता रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। देखो जैसे टोटल कार्डिनल यूटिलिटी स्टेट एट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन a consumer acquire after consuming any goods or services can be measurable and expressed in quantity number। इसमें मेन यही है कि क्वांटिटी नंबर, जब हम किसी गुड्स को कंज्यूम करते हैं जो तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है उस सेटिस्फैक्शन को हम क्वांटिटेटिव नंबर में मेज़र कर सकते हैं, ये हमें बोलती है कार्डिनल यूटिलिटी। उसके बाद है ये कार्डिनल यूटिलिटी का ही बता रखा है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, पहले ये आई थी, तो इसको हम बोलते हैं क्लासिकल अप्रोच, क्योंकि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दी थी। और उसके बाद जब हम कार्डिनल यूटिलिटी के बाद हम देखेंगे ऑर्डिनल, वो होती है न्यू क्लासिकल अप्रोच। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉसिबल है अगर हम यूटिलिटी को मेज़र कर रहे हैं और हम उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं क्वांटिटेटिव टर्म में, यानी कि किसी भी कमोडिटी से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है उसको मेज़र करना पॉसिबल है और उसको हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र कर सकते हैं। सिंस यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड क्वांटिफाइड इट इज़ पॉसिबल टू कंपेयर यूटिलिटी ऑफ 2 कमोडिटी। अगर हम किसी कमोडिटी की से हमें जो इक्वलिटी मिल रही है अगर उसको हम मेज़र कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम उस किसी दो कमोडिटी की यूटिलिटी को कंपैरिजन भी कर सकते हैं उनका। जैसे हमें एक गुड से हमने कोई कंज्यूम करी, जैसे हमने टी और कॉफ़ी ले लेते हैं, अगर टी को कंज्यूम करने से हमें यूटिलिटी मिल रही है 20, और वहीं अगर हम गुड्स कॉफ़ी को कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे हमें यूटिलिटी मिल रही है 15, तो हम दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं दोनों का कि हमें टी से 20 मिली और कॉफ़ी से 15, तो हमें टी से जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो हमें ज़्यादा मिल रही है। बस इसमें इतना ही बताया गया। उसके बाद इसकी कुछ अजम्पशन है। सबसे पहले ये रैशनलिटी की, कंज्यूमर रैशनल है, वो जो भी डिसीजन लेगा वो करेक्ट लेगा, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा अपने डिसीजन से। सेकंड है कार्डिनल यूटिलिटी, ये है कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद है कार्डिनल कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, बस वही अजम्पशन ले रखी है इसने। अब कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो जब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ आता है और क्यों निकालते हैं हम इक्विलिब्रियम? फॉर मैक्सिमाइज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि हम कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट इसलिए आया था कि कंज्यूमर अपनी
सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर सके। जैसे वो उसके पास 2 गुड्स है तो वो दोनों से ये निकालेगा कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, तो फिर उनको कंपैरिजन करके वो देखेगा कि उसको किस गुड्स से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रही है, और वो इस तरीके से अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकता है। और जैसे हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि फर्स्ट गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय सेकंड गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होती है प्राइस फर्स्ट गुड का और डिवाइडेड बाय प्राइस सेकंड गुड्स का। ये उसमें मतलब उसी को बस थोड़े अलग तरीके से मॉडिफाई करके बता रखा है। उसके बाद लिमिटेशन क्या है कार्डिनल यूटिलिटी की। तो एक बेसिकली तो लिमिटेशन यही है कि हम एक्चुअली में प्रैक्टिकल ये पॉसिबल नहीं है कि हम कार्डिनल यूटिलिटी को मेजर करें। जैसे हमने कोई एक गुड्स कंज्यूम करी तो प्रैक्टिकल हम नहीं बता सकते कि हमें उस गुड्स को कंज्यूम करने से कितनी यूटिलिटी मिली, जैसे 10 मिली, 5 मिली, 15 मिली, तो ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है। ये हमने अजम्पशन ली थी, लेकिन ये ऐसा एक्चुअली में नहीं है। एक टाइम के बाद मान लो किसी बंदे के पास ज़्यादा मनी हो जाता तो फिर एक टाइम के बाद उसका मनी की यूटिलिटी डिक्रीज होने चल जाती है, यानी कि सिर्फ मनी के बेस पे ही कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, और अदर फैक्टर भी मैटर करते हैं। तो ये अजम्पशन गलत है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होती है। उसके बाद है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। हम एक अजम्पशन ये भी लेके चलते हैं कि जो एक कंज्यूमर को सपोज करो एक गुड से कोई यूटिलिटी मिल रही है, अगर वो कोई अदर गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो उससे जो यूटिलिटी मिल रही थी वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती और ना वो एक दूसरे को चेंज करते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एक कंज्यूमर है वो एप्पल कंज्यूम कर रहा है और ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है, तो अगर उसने पहले से एप्पल कंज्यूम कर चुका है वो, तो उसके बाद हो सकता है उसका ऑरेंज खाने का मन ना हो, तो वो डिपेंड करेगा कि उसने एप्पल खा रखे पहले। अगर उसने एप्पल ज़्यादा खा लिया तो वो ऑरेंज नहीं खाएगा। लेकिन पहले हम अजम्पशन क्या लेके चलते हैं कि एप्पल की यूटिलिटी और ऑरेंज की यूटिलिटी दोनों इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअली में इंडिपेंडेंट नहीं होती। उसके बाद है इग्नोर इन्फीरियर गुड्स, यानी कि ये जो है इन्फीरियर गुड्स को इग्नोर करके चलता है। हम जो अब तक जो भी अजम्पशन लेके चल रहे थे और जो भी हमने लॉ में पढ़ा है, ये सिर्फ उसी बेस पे कि जो हमारी गुड्स है वो नॉर्मल है, यहाँ कहीं पे भी इन्फीरियर गुड्स की बात ही नहीं करी गई। ओके, उसके बाद कार्डिनल यूटिलिटी की इतनी सारी लिमिटेशन थी, इसलिए इसके बाद आया ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये जो ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट है ये कुछ हद तक प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जैसे इसमें हम क्या बोलते हैं कि जैसे हमने 2 गुड्स को कंज्यूम करी तो हम इसमें हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि हमें फर्स्ट गुड से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है सेकंड से, यानी हमें सेटिस्फेक्शन किस गुड से ज़्यादा मिल रहा है। जैसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एप्पल को, सेकंड पे हम ऑरेंज को देंगे, थर्ड पे अगर कोई और फ्रूट है तो उसको देंगे। तो यानी कि हम बस ये बता रहे हैं कि हमें यूटिलिटी मतलब सेटिस्फेक्शन किससे ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हम बता सकते हैं हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो ये कार्डिनल यूटिलिटी की इसी लिमिटेशन को मॉडिफाई करता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी क्या बोलती है, इट इज़ नॉट मीनिंगफुल टू आस्क विच ऑप्शन इज़ बेटर देन द अदर। तो इसमें हम सिर्फ यही बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है देन द अदर, यानी कि अगर हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 कमोडिटी है, तो हम किस कमोडिटी को प्रेफर करेंगे। बट इट इज़ मीनिंगलेस टू आस्क हाउ मच बेटर इट इज़। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि किससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है, कितनी ज़्यादा मिल रही है, ये बताना पॉसिबल नहीं है, जो कि हमें कार्डिनल यूटिलिटी बता रही थी। कार्डिनल यूटिलिटी ये बता रही थी कि हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी है वो बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाउ मच बेटर जो सेकंड गुड्स है वो फर्स्ट गुड्स से कितनी बेटर है। उसके बाद क्या है कि जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो कंज्यूमर ओनली रैंक, वो सिर्फ रैंक करता है उसकी जो भी चॉइस है, यानी कि अपनी चॉइस को रैंक करता है कि किस गुड्स को फर्स्ट रैंक दे रहा है, फिर किसको सेकंड दे रहा है। वो अपनी सिर्फ प्रेफरेंस बताता है कि किस गुड्स को प्रेफर करता है, लेकिन वी डू नॉट गिव एग्जैक्ट न्यूमेरिकल फिगर। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम किसी अपनी गुड्स से हमें जितनी सेटिस्फेक्शन मिले उसको हम न्यूमेरिकली फिगर कर सकें। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब कार्डिनल अप्रोच प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ऑर्डिनल अप्रोच जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, क्योंकि हम रैंक दे सकते हैं कि हम
किस गुड्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और किसको कम पसंद कर रहे हैं, मतलब रैंक देना पॉसिबल है। ये हमें ऑर्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट बोलते हैं। उसके बाद जैसे हर लोग की अजम्पशन होती है तो इसकी भी कुछ अजम्पशन है, वो पहले वाली सेम अजम्पशन है। सबसे पहले रैशनैलिटी, कंज्यूमर रैशनल है। ऑर्डिनल मेजरमेंट, उसमें कार्डिनल मेजरमेंट था कि हम क्वांटिटेटिव टर्म में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑर्डिनल है कि हम मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि इस गुड्स को हमने फर्स्ट रैंक दे दिया, इसको सेकंड रैंक दे दिया। उसके बाद कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये सेम है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई कंज्यूमर एक गुड्स लेने की, जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, सब्सटीट्यूशन क्या होता है, जैसे कंज्यूमर के पास 2 गुड्स हैं, उसके पास चॉइस है कि वो कौन सी गुड्स लेगा, किस गुड्स को वो प्रेफर कर रहा है। तो वो अगर एक गुड्स के बदले अगर उसको दूसरी गुड्स मिल रही है तो वो उसकी जो रेट है वो डिमिनिशिंग होती है। जैसे एक कंज्यूमर को सपोज करते हैं उसको एप्पल ज़्यादा पसंद है ऑरेंज के कंपैरिजन में, तो वो अगर वो 4 ऑरेंज दे के अगर वो 1 एप्पल ले लेता है, फिर सेकंड टाइम में उसको एक और बार ऑप्शन मिलता है कि आप ऑरेंज के बदले एप्पल ले सकते हो, तो वो सेकंड टाइम में 3 ऑरेंज दे के 1 एप्पल लेगा। नेक्स्ट टाइम में वो 2 ऑरेंज दे के 1 एप्पल लेगा, यानी कि उसका जो रेट है वो कम हो रहा है। पहले वो 4 ऑरेंज देने को तैयार था, उसके बाद 3, फिर 2, यानी कि जो उसका रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद है नॉन सैटिस्फैक्टिंग, यानी कि कंज्यूमर को कभी भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। जैसे कंज्यूमर को कोई एक चीज़ मिल गई, फिर उसको फिर कुछ ऐसा होता है कि अगर और वो उसकी बजाय वो कमोडिटी ले ले तो उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि एक्चुअली में कंज्यूमर को कभी फुली सेटिस्फाई कंज्यूमर नहीं होता। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, जैसे हमने उस पहले वाले रो में भी देखा था कि कॉन्टीन्यूस कंजम्पशन करेगा कंज्यूमर, तो इसमें भी एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई एक गुड्स वो आज ले रहा है, सेकंड गुड्स वो 2 दिन बाद ले रहा है, तो वो कॉन्टीन्यूसली लेगा गुड्स को। उसके बाद है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी में क्या है कि जो भी गुड्स वो ले रहा है वो उसकी हर किसी गुड्स की अलग अलग उसके मतलब अलग अलग क्वालिटी है, जिसके बेस पे कंज्यूमर उनको प्रेफर कर रहा है। और एक कंजम्पशन ये भी होती है कि कंज्यूमर का जो भी टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जो चीज़ जैसा चल रहा है वो स्टेबल रहेगी, बस वो अपनी गुड्स की क्वांटिटी को चेंज कर रहा है। उसके बाद हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी में और ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे पहले हमने देखा था कार्डिनल यूटिलिटी, ये क्या बोलती थी कि कोई भी गुड्स से हमें जो कंजम्पशन मिलती है उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करना पॉसिबल है। लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या बोल रही है कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम उसको नंबर में मेज़र करें। तो कार्डिनल यूटिलिटी बोलती है कि मेज़रमेंट हम यूटिल में कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल बोलते हैं नहीं कर सकते हम इनको सिर्फ रैंक दे सकते हैं कि फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक। कार्डिनल यूटिलिटी में हम एनालिसिस करते थे मार्जिनल यूटिलिटी का, और ऑर्डिनल में हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में इंडिफरेंस कर्व, और मार्जिनल यूटिलिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। कार्डिनल यूटिलिटी का जो अप्रोच है वो थी क्वांटिटेटिव, कि हम बोल रहे थे कि हम क्वांटिटेटिव क्यों है कि हम उसको क्वांटिटी में मेज़र कर सकते हैं हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है। लेकिन ऑर्डिनल सिर्फ क्वालिटी बताती है, यानी कि ये हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हम किस गुड्स को कितनी रैंक दे रहे हैं। ये सिर्फ क्वालिटी बता सकते हैं कि ये फर्स्ट रैंक पे है, सेकंड रैंक पे है, लेकिन हम उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसके बाद रियलिस्टिक कार्डिनल यूटिलिटी हमने पहले भी देखा कि रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली किसी भी यूटिलिटी को ऐसे नंबर देना, मेज़र करना। और लेकिन ऑर्डिनल यूटिलिटी पॉसिबल है कि हम इतना तो बता ही सकते हैं कि हम किस गुड से ज़्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं और किस से कम सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली। उसके बाद जो कार्डिनल यूटिलिटी किसने दी थी, ये क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने दी थी। हाँ, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, यानी कि जो पहले वाले थे इन्होंने दिया था कार्डिनल यूटिलिटी। फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आए, इन्होंने जो इनकी जो लिमिटेशन थी उनको दूर किया और इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, उसके बाद है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसमें हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन में हम इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से हम निकालते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, और ये बेस्ड होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी के ऊपर।
तो देखो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, रेट एट विच वन गुड्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अदर, यानी कि हम एक सेकंड गुड्स को लेने के लिए फर्स्ट एक गुड्स को कितना सब्सटीट्यूट करें। जैसे हम 4 एप्पल के बजाय 1 ऑरेंज ले रहे हैं, या 3 एप्पल के बदले हम 1 ऑरेंज ले रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विल कीपिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर कॉन्स्टेंट। और जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो उसको कॉन्स्टेंट मिल रहा है, यानी कि अगर उसको 4 एप्पल और 2 ऑरेंज से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब उसने 3 एप्पल ले लिए, और जैसे उसके पास पहले 4 एप्पल थे और 3 ऑरेंज थे, उसने एप्पल को कम कर दिया, 4 से वो 3 पे आ गया, लेकिन ऑरेंज उसने बढ़ा दिए, 2 से 4 पे कर दिए। तो उसको जो पहले वाली सिचुएशन थी और जो बाद वाली सिचुएशन है उससे जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो सेम है, सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, बस वो सब्सटीट्यूट करा अपने प्रोडक्ट को। तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, यानी कि हम एक गुड्स लेने के बदले हम कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, फर्स्ट गुड को लेने के लिए सेकंड गुड्स को कितना सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। उसके बाद ये डिफाइन कर रखा है, जैसे कि हमारे पास 2 गुड्स हैं, एक गुड्स एक्स है, एक वाई है, तो यानी कि हम जैसे हम ये बोल सकते हैं हम एक्स गुड्स लेने के लिए वाई की कितनी कमोडिटी को मतलब हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो जैसे डिफाइन एज द MRS between 2 goods x and y is defined as the quantity of x which is required to replace y और quantity of y required to replace x, यानी कि x को रिप्लेस करने के लिए हम y की कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा। लेकिन इसमें जो हमारी टोटल सेटिस्फेक्शन रहेगी वो सेम रहेगी, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन वो जितनी पहले थी सेकेंड सिचुएशन में भी वो उतनी ही होगी। तो ये हम कैसे निकालते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई यानी कि हम y में कितना चेंज करें, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एस हम x में कितना चेंज कर रहे हैं। और जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है उसको हम स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या होती है ये हम देखेंगे अभी डिटेल में। अब देखो जैसे मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का हम ये एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं क्या होता है। अब जैसे हमारे पास 2 गुड्स हैं, गुड्स एक्स है, एक हमारे पास गुड्स एक्स है और सेकंड है गुड वाई। तो हमारे पास 2 कमोडिटी हैं एक्स और वाई। अब एक कंज्यूमर क्या कर रहा है कि वो सबसे पहले हम पहले ये सिचुएशन ले लेते हैं, ए वाली सिचुएशन। इसमें कंज्यूमर क्या कर रहा है कि वो गुड्स एक्स की एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, और प्लस में वो साथ में क्या कर रहा है 12 यूनिट वो वाई कमोडिटी के ले रहा है। जैसे हम ये ले लेते हैं कि भाई यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे ऑरेंज है, तो अगर वो एक एप्पल ले रहा है तो वो 12 ऑरेंज ले रहा है साथ में। सेकंड उसके बाद वो क्या करता है कि वो एक से यहाँ पे अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, पहले उसकी 1 थी फिर 2 3 4 5, यानी कि वो एक की क्वांटिटी अपनी इंक्रीज़ करता जा रहा है, वो एप्पल एक एक ज़्यादा लेता जा रहा है। और उसके बदले में वो क्या कर रहा है, वो गुड्स वाई को सब कम कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, यानी कि वो एक गुड्स एक्स्ट्रा लेने के लिए, एप्पल के एक गुड्स एक्स्ट्रा लेने के लिए वो जो ऑरेंज है उसको वो कितने रेट से सब्सटीट्यूट कर रहा है। यहाँ पे उसने कितना डिक्रीज़ कर दिया, पहले वो 12 ऑरेंज ले रहा था, वो 8 ऑरेंज ले रहा है, तो यानी कि माइनस कर दिया उसने 4 ऑरेंज, यानी वो 4 ऑरेंज कम ले रहा है। और उसने सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज़ कितना किया है एप्पल में, +1 किया। तो यानी कि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कितना है 4:1 है, यानी कि वो, या फिर ये बोल दें कि अगर 1:4 है तो 1:4 का क्या मतलब है कि वो 1 एप्पल लेने के लिए वो 4 ऑरेंज को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। और 4:1 का मतलब क्या है, इसका भी ये बस ये वाइस वर्सा बोल रखा है कि वो 4 ऑरेंज को सब मतलब छोड़ने के लिए तैयार है अगर उसको एक एप्पल मिल जाता है तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब जैसे अगर वो थर्ड गुड्स पे जाता है तो वो यहाँ पे एप्पल एक इंक्रीज़ कर रहा है। देखो जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे उसने क्या किया, एक एप्पल को इंक्रीज़ किया तो उसने 4 ऑरेंज को कम कर दिया था। अब उसके बाद वो 2 से 3 पे गया तो उसने एप्पल तो इंक्रीज़ किया 1 से ही, लेकिन अगर हम यहाँ देखें ऑरेंज उसने कितने कम कर दिए, 8 से 5 गया तो यानी कि -3 कर दी। उसके बाद 5 से 3 गया तो -2, 3 से 2 गया तो -1। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो पहले उसका कितना था -4 था सब्सटीट्यूशन, उसके बाद -3 हो गया, फिर -2, फिर -1, यानी कि डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो यानी कि जब कंज्यूमर उसकी एक्स कमोडिटी को इंक्रीज़ कर रहा है तो वो वाई कमोडिटी को डिक्रीज़ तो कर रहा है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से कर रहा है।
यानी जब वो डिक्रीज़ करा तो वो डिक्रीजिंग रेट से डिक्रीज़ करा। पहले वो 4 ऑरेंज देने को तैयार था, उसके बाद वो 3 पे आ गया, फिर 2 पे, फिर 1 पे। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो उसका सब्स्टिट्यूशन का रेट है वो डिक्रीज़ हो रहा है टाइम टू टाइम। ओके, उसके बाद अब इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो देखो हमने एक्स, जो हमारी एक्स एक्सिस में हम ले रहे हैं कमोडिटी एक्स, वाई एक्सिस पे हम सेकंड कमोडिटी ले रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं, अगर हम कमोडिटी एक्स देखते हैं जब हमारी 1 थी, और कमोडिटी वाई, जब कंज्यूमर कमोडिटी एक्स 1 ले रहा है तो वो वाई की 12 कमोडिटी ले रहा है। अब वो अगर 1 से 2 पे जा रहा है तो वो उसने इंक्रीज़ करा कितना, 1 इंक्रीज़ करता है, लेकिन वो 12 से 8 पे आ गया अपनी वाई कमोडिटी की, यानी कि 12 से 8 पे आया तो उसने 4 से वो नीचे चला गया। उसके बाद वो यहाँ से फिर 1 इंक्रीज़ कर दी, फिर वो 8 से 5 पर आ गया। वो एग्जांपल पीछे वाला ही है, बस ये डायग्राम से शो कर रखा है। 8 से 5 आ गया तो यानी कि 3, मतलब पहले वो 4 कमोडिटी देने को तैयार था, फिर 3 सेकंड, फिर उसके बाद 2 कमोडिटी, यानी कि वो 4 से जब वो 2 पे आ गया, फिर उसके बाद वो 1, ये 5 था, 5 से वो 3 पे आ गया, यानी कि वो उसने 2 को स्किप कर दिया। उसके बाद जब वो 3 से 2 पे आया, यानी कि वो 1 कमोडिटी देने को तैयार है, तो यानी कि उसका जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। देखो जैसे ये जो हाईलाइट कर रखा है ये है इनिशियल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि जब वो स्टार्टिंग में जब उसने फर्स्ट कमोडिटी इंक्रीज़ करी थी अपनी एक्स की, तो वो वाई की 4 कमोडिटी देने को तैयार था, लेकिन उसके बाद जब वो एक और एक्स की एक और यूनिट पर शिफ्ट हुआ तो वो सिर्फ 3 देने को तैयार है। तो देखो जो ये एरिया ये कम होता जा रहा है, पहले ये एरिया ज़्यादा था, उसके बाद ये कम हो रहा है, यानी ये एरिया क्या हमें शो कर रहा है कि ये है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जो स्टार्टिंग में था वो तो हो गया इनिशियल, उसके बाद ये देखो ये इनिशियल से कम हो गया ये एरिया, उसके बाद और कम हो गया और कम हो गया, तो जैसे ये नीचे चला जाता है तो ये कम होता जाता है। और जो ये कर्व बन रही है ये कन्वेक्स ओरिजिन, इस कर्व को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि इंडिफरेंस कर्व क्या होती है।